नमस्कार दोस्तों, सर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम लोग जुलाई 2021 के सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। और देखिए, इसके पहले भी जो है प्रीवियस आपके जितने भी मंथ्स आपके हुए हैं, जनवरी 2020 से लेके आपका जो है जुलाई के अभी जो वीडियो बन रहा है आपका, तो ये जुलाई 2021 तक आपका ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरीके से प्रीवियस हमने लगभग जो है 1.5 साल के पूरा करंट अफेयर हमने आपका ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, तो आप लोग उसको देख सकते हैं। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। और देखिए, एक अपडेटेड पीडीएफ भी हमने तैयार कर लिया है अप टू जुलाई 2021 तक का, प्रीवियस 1 ईयर को कवर करते हुए। तो इसका भी पीडीएफ जो है आप लोग बाय कर सकते हो, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखिए, आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, और हमने देखिए हिंदी इंग्लिश दोनों में लिया हुआ है, तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी स्टडी करने में इसको। तो क्वेश्चन देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि आरबीआई के पूर्व गवर्नर बिमल जालान ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक का विमोचन किया है। तो देखिए, बिमल जालान जो है, इन्होंने एक अपना पुस्तक का विमोचन किया हुआ है, जिसका नाम है द इंडिया स्टोरी। और देखिए, जो बिमल जालान है, तो ये आरबीआई के ये पूर्व गवर्नर भी रह चुके हैं। और देखिए, जो पुस्तक है इंडिया स्टोरी, तो इसमें जो है इन्होंने भारत की जो आर्थिक जो इतिहास है, तो उस पर इन्होंने केंद्रित करते हुए ये पुस्तक में इन्होंने सब चीज़ को इसमें मेंशन किया हुआ है। और ये जो है इसके थ्रू ये बताना चाहते हैं कि जैसे भारत का जो भी अर्थव्यवस्था रहेगा, तो भविष्य के लिए कैसा होगा, और उसके लिए एक सबक भी प्रदान होगा कि लोग जो है, मतलब कि जो गवर्नमेंट है जो रूलिंग कर रही है, तो वो इससे कुछ सीखे। इसमें जो है उन्होंने सब कुछ मेंशन किया हुआ है कि जो भी भारत जो है पहले जो भी वित्तीय जो अर्थव्यवस्था थी जो फेस किया था, तो उन सभी चीज़ों के बारे में इन्होंने डिस्कस किया हुआ है। आप देखिए, इसको बहुत इजीली तरीके से याद भी रख सकते हैं कि बीमल जालान है। तो ये इसका क्या, इन्होंने जब पुस्तक अपना लिखा हुआ द इंडिया स्टोरी। अब देखिए, पहले क्या कैसा जला था भारत वाले, देखिए आज़ादी के समय बहुत हमने स्ट्रगल किया था, तो उस समय देखिए कैसा जला था भारत। तो इसमें स्टोरी कैसा है, तो ये सारा चीज मेंशन किया गया है। तो स्टोरी कैसा था, जैसे कि पहले भारत जो है जला था बहुत ही अंग्रेजों के जुल्म से। तो ये सब चीज लिखा हुआ है इसमें, मतलब एक तरीके से ये ट्रिक है केवल, ये वो मतलब आपको वो नहीं है बुक। तो खैर ये आर्थिक अर्थव्यवस्था पे लिखा गया है, एक तरीका हमने बताया आपको याद करने का। नेक्स्ट देखिए, तो ब्रिस्बेन को औपचारिक रूप से किस वर्ष के ओलंपिक खेलों की मेजबानी करने का अधिकार मिल गया है। तो देखिए, जो ओलंपिक गेम्स है आपका, तो ये जो है हर 4 साल में इवेंट होता है इसका। और देखिए, जो अभी ओलंपिक गेम जैसे 2020 के होने वाले थे जब टोक्यो में आपके, तो उसको देखिए पोस्टपोन किया गया था, और अभी आपका 2021 में हो रहा है उसका। और इसी के साथ में देखिए, जो है 4 साल में हर जो आयोजन करने वाला होता है जिसकी भी घोषणा कर दी जाती है। तो इस तरीके से देखिए, 2024 और 28 की घोषणा हो चुकी थी, लेकिन 2032 में जो है अब इसका आयोजन किया जाएगा ब्रिस्बेन, जो कि ये आपका ऑस्ट्रेलिया में है आपका ये। तो इस तरीके से ऑस्ट्रेलिया जो है ये तीसरी बार ऑर्गेनाइज करेगा ओलंपिक गेम्स को। इसके पहले जो है मेलबर्न में 1956 में हो चुका है, और सिडनी में 2000 में ओलंपिक गेम जो है हो चुके हैं। तो ये जो है इस तरीके से इनका तीसरी बार मतलब ओलंपिक गेम जो ऑर्गेनाइज किए जाएंगे 2032 में। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको याद कर लेना है। और देखिए, जो पेरिस में होगा आपका 2024 का ओलंपिक गेम्स, और 2028 जो आपका है तो वो लॉस एंजलिस में होंगे। तो ये सारा कुछ करंट अफेयर में आपको पूरा अपडेटेड वहाँ पे आपको मिल जाएंगे सब कुछ। नेक्स्ट देखिए कि मध्य प्रदेश में निम्न में से किन शहरों को यूनेस्को द्वारा ऐतिहासिक शहरी परिदृश्य परियोजना, यानी कि इनको जो है हिस्टोरिक अर्बन लैंडस्केप प्रोजेक्ट के तहत जो है इनको चुना गया है। तो देखिए, जो मध्य प्रदेश के जो दो शहर है, जिसमें कि आपका पहला है ग्वालियर और दूसरा आपका है ओरछा। तो इन दोनों को जो है यूनेस्को का जो ऐतिहासिक जो शहर परिदृश्य परियोजना है, तो उसके तहत जो इन दोनों को चुना गया हुआ है। तो आप लोग ABC दोनों इसको मार्क कर लेना है यहाँ पे। ग्वालियर और ओरछा, इन दोनों को जो है यूनेस्को के जो ऐतिहासिक शहरी परिदृश्य परियोजना तो उसके तहत इनको चुना गया हुआ है। और देखिए, ये जो परियोजना है वर्ष 2021 में जो सांस्कृतिक और विरासत जो इन्होंने अपना सुरक्षित करते हुए रखा हुआ था, और साथ में जो भी ऐतिहासिक शहर है, तो वहाँ पे जो भी इनमें इंक्रीमेंट जो हो रही थी, तो इन सभी को सुनियोजित विकास के तहत जो इन्होंने प्रिजर्व करके रखा हुआ था, तो इसी के लिए जो है इनको रखा गया हुआ है यूनेस्को के ऐतिहासिक शहरी परिदृश्य परियोजना के तहत। तो ये इंपॉर्टेंट है आपका, और ये दोनों मध्य प्रदेश के जो इंपॉर्टेंट शहर है, जो कि आपका पहला ग्वालियर दूसरा आपका है ओरछा। तो इस तरीके से देखिए, भारत में अभी जो है टोटल इस परियोजना के अंदर में टोटल अच्छे 6 शहर है अभी। अब दो तो आपका है ही, इसके अलावा अजमेर और वाराणसी तो ही जो है 6 टोटल है। नेक्स्ट देखिए कि किस देश ने उच्च गति वाली मैगलेव ट्रेन का अनावरण किया हुआ है, जिसकी डिजाइन जो है इस तरीके से इन्होंने किया हुआ है कि जिसका स्पीड लगभग जो है 600 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। तो देखिए, हाल ही में चाइना जो है, इन्होंने जो है एक उच्च गति वाली
मैगलेव ट्रेन का अनावरण इन्होंने किया हुआ है, और जिसका डिजाइन जो है इस तरीके से किया गया है कि ये जो है 600 किलोमीटर का जो है प्रति घंटे की स्पीड से जो है स्पीड पकड़ लेगा। तो इस तरीके से जो है इसे दुनिया का सबसे तेज जमीनी वाहन भी बताया गया हुआ है। तो ये इंपॉर्टेंट है आपका, आप लोग इसे याद कर लेना। नेक्स्ट देखिए कि भुज तालुका के कुनरिया जो गांव है, तो उसमें वहां पे 117 वोटों से जीत कर जो है बालिका पंचायत की पहली सरपंच कौन बनी है। तो देखिए जो भूज तालिका का जो कनरिया कुनरिया जो गांव है, तो यहाँ पे जो है एक इनिशिएटिव यहाँ पे एक नए तरीके से किए गए, जो कि जिसमें कि आपका बालिका पंचायत का भी एक चुनाव किया गया था, जिसमें कि जो पहली सरपंच बनी है तो वो है भारती गरवा। तो ये इंपॉर्टेंट है आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये जो है देखिए केवल ओनली अभी 20 वर्ष की है, और ये देखिए नाम से ही आपका आ रहा है कि बालिका पंचायत, तो उसकी ये पहली सरपंच बनी है। तो इलेक्शन यहाँ पे कराए गए थे, ये है आपका भुज तालिका के कुनरिया गांव में। तो यहाँ पे जो है लगभग 410 जो है वोट, जैसे बहुत से लोगों मतलब जिसमें कि 410 जो एज ग्रुप थे उसमें पार्टिसिपेट किए थे। तो इसमें देखिए सब छोटे छोटे ग्रुप के ही थे इसमें, मतलब कि जो 10 से 21 वर्ष के जो एज ग्रुप में जो आते थे उन्होंने ही वोट किया था इसमें, और जिसमें से कि 117 वोट मिले थे इनको भारती गरबा को। तो इस तरीके से बालिका पंचायत की ये पहली सरपंच बनी है। तो ये इंपॉर्टेंट है आपका, याद कर लेना आप लोग। नेक्स्ट देखिए कि मोहन बगान द्वारा 2020-21 के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर के रूप में किसे चुना गया है। तो देखिए मोहन बगान द्वारा जो है 2020-21 के लिए जो सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर के रूप में चुना गया है तो वो है राय कृष्णन। और ये जो है ये फिजी के स्ट्राइकर है, तो इनको जो है 2020-21 के लिए सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर के रूप में चुना गया हुआ है। और ये भी आप लोग याद कर लेना कि जो मोहन बगान रत्न अवार्ड जो है, तो ये भारत के जो पूर्व गोलकीपर है शिवाजी बनर्जी, तो शिवाजी बनर्जी को जो है मोहन बगान रत्न अवार्ड से भी नवाजा गया है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको भी याद कर लेना। नेक्स्ट देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार जो है जुलाई 2021 में उत्तराखंड के जो कुमाऊं क्षेत्र में जो मनाए जाते हैं, वो ये इसलिए मनाते हैं कि वहाँ पे जो नई जो फसल होती है तो उसकी याद में ये वहाँ पे एक तरीके से एक त्योहार होता है उनका, तो उनके द्वारा ये मनाया जाता है आपका। बहुत सारे क्षेत्र जो होते हैं उत्तराखंड के, तो वो कौन सा त्योहार है आपको बताना है। तो देखिए उत्तराखंड का जो कुमाऊं जो क्षेत्र है, तो वहाँ पे जो है हरेला जो जो ये एक तरीके से एक उनका एक त्योहार होता है जो वो मनाते हैं नई फसल की याद में। तो इसमें देखिए जो है लगभग 5 से 7 प्रकार के जो बीज होते हैं, तो उनको वो छोटी बाल्टियों में वो बोते हैं, और प्रतिदिन उसमें पानी भी देते हैं। तो बस ये एक तरीके से जो है वो मानसून का शुरुआत के रूप में वो मनाते हैं यहाँ पे। और इसे जो है पूरे जो कुमाऊं क्षेत्र है तो वहाँ पे जो है लगभग वहाँ पे सभी जगह मनाया जाता है, तो उनके लिए एक इम्पोर्टेंट ये फेस्टिवल है। तो ये आप लोग याद रख लेना। इस तरीके से पूछा सकता है कि जो हरेला जो आपका एक त्योहार है तो ये कौन से क्षेत्र में मनाया जाता है, तो ये उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में। नेक्स्ट देखिए कि हरियाणा सरकार ने किस शहर में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में जो है भारत का पहला ग्रेन एटीएम स्थापित किया है। ग्रेन एटीएम की यहाँ पे बात करी जा रही है। तो देखिए ये जो स्कीम मतलब कि ये जो है आपका एक शुरुआत जो किया गया पायलट प्रोजेक्ट के रूप में, ये जो हरियाणा सरकार के द्वारा किया गया जिसका नाम है ग्रेन एटीएम। तो इसके थ्रू देखिए क्या होगा कि ये जो है आपका इसमें जो एक एटीएम होगा, जैसे आप एटीएम से पैसा आप निकालते हैं आप यहाँ पे अपना पिन कोड डाल के, तो उसी तरीके से जो है इसमें एक सेंसर लगा हुआ है यहाँ पे, और साथ में जो बायोमेट्रिक्स है। तो और जो भी लोग राशन लेना चाहते हैं तो वो जो है एटीएम के थ्रू यहाँ पे जाके ले सकते हैं। अब जैसे कि वो अगर राशन दुकान में जाते हैं तो वहाँ पे भीड़ ज़्यादा रहती है, तो उसी को कम करने के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में ये शुरुआत किया गया। और किस शहर में किया गया था, गुरुग्राम में पहले किया गया हुआ है। तो ये तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन जो ग्रेन एटीएम का जो ये जो किया गया प्रोजेक्ट आपका, तो ये हरियाणा के द्वारा सरकार के द्वारा की गई है, जिसमें क्या होगा यहाँ पे कि एटीएम बनाया गया है, और जिसमें कि बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के बाद जो है लोग यहाँ से अपना 5 से 7 मिनट के अंदर में जो है वो अपना राशन ले सकते हैं इसके थ्रू। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे आपका जो पुस्तक से क्वेश्चन आपका मतलब है, जो कि एक रिपोर्ट है एक्चुअली में आपका यहाँ पे, जिसमें कि आपका दिया हुआ है कि अ फ्यूचर फॉर ऑल द नीड फॉर ह्यूमन वाइल्ड लाइफ को एग्जिस्टेंस शीर्षक वाली एक रिपोर्ट एक्चुअली ये पब्लिश किया गया। तो ये निम्नलिखित में से किसके द्वारा ये जारी किया गया हुआ है। तो देखिए ये जो रिपोर्ट है आपका जिसका शीर्षक है अ फ्यूचर फॉर ऑल द नीड फॉर ह्यूमन वाइल्ड लाइफ को एग्जिस्टेंस, तो ये जो है WWF और साथ में जो UNEP है, तो इन दोनों के द्वारा जो है ये किया गया हुआ है। तो इसमें देखिए जो WWF आपका है तो ये इसका वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर है, और तीसरा आपका यहाँ पे है जो कि आपका है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, यानी कि जो है यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम है। तो इन दोनों ने मिलकर जो है ये एक शीर्षक मतलब जो एक रिपोर्ट इन्होंने ये जो है इसका जारी किया हुआ है। तो ये आपका क्या होगा, A और B दोनों आपका हो जाएगा। और देखिए ये जो शीर्षक
जो इन्होंने रिपोर्ट में जो इन्होंने जारी किया हुआ है, तो इसमें इन्होंने जो ह्यूमंस और जो एनिमल्स होते हैं तो उनके बीच में देखिए जो कन्फ्लिक्ट जो होती है, तो वो तो होते ही है, लेकिन जो है इन दोनों का को एग्जिस्टेंस होना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जितना जरूरी जैसे ह्यूमन का उतना ही जरूरी होना वाइल्ड लाइफ की भी है, तो उनका भी एग्जिस्टेंस होना जरूरी है ताकि एक वो बैलेंस मेंटेन हो। तो ये सारा चीज़ जो है रिपोर्ट में मेंशन किया गया है एक शीर्षक को बनाते हुए। नेक्स्ट देखिए कि कौन अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली तीसरी भारतीय अमेरिकी महिला बनी। तो देखिए हाल ही में जो है अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली सिरीसा बंदला जो है, तो ये तीसरी भारतीय अमेरिकी महिला ये बन गई है। तो इसके पहले देखिए कल्पना चावला और जो सुनीता विलियम्स है, तो वो भी जो है अंतरिक्ष में इन्होंने उड़ान इन्होंने भर लिया है। तो इस तरीके से ये तीसरे हुए। तो तीनों का नाम आप लोग याद रख लेना, कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स और तीसरी अभी है सिरीसा बंदला, जो कि ये जो है 11 जुलाई 2021 को इन्होंने ये उड़ान भरी थी। नेक्स्ट देखिए कि इटली के माटेओ बेरेटनी, इनको हराकर जो है अपना छठा विंबलडन टेनिस खिताब किसने जीता है। तो देखिए जो विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट आपका है, तो ये जो है अभी हाल ही में ऑर्गेनाइज किए गए थे। तो इसमें देखिए टूर्नामेंट में जो है दो तरीके के बहुत सारे इवेंट होते हैं, लेकिन मेजरली जो है आपका इसमें सिंगल्स का जो इवेंट होता है मेंस और वीमेंस का, उससे आपके क्वेश्चन पूछे आते हैं। तो जो अभी वो किया गया था आपका छठा जो विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट जो हुआ था, तो इसमें मेंस कैटेगरी में जो है नोवाक जोकोविक ने जीता हुआ है। और ये जो है इटली के जो माटेओ जो बेरेटनी है, तो इनको हरा के जो है इन्होंने जीता हुआ है। तो ये देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका टेनिस टूर्नामेंट जो होते हैं इंपॉर्टेंट, आपके जो 4 ग्रैंड स्लैम है तो उनसे आपको क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो ये तो आपका जैसे हो गया मेंस कैटेगरी में। तो इसी तरीके से देखिए यहाँ पे आपसे विमेंस कैटेगरी से भी पूछा जाता है क्वेश्चन, तो आप लोग दोनों याद कर लेना। वही क्वेश्चन है आपका कि 41 वर्षों में जो है एकल विंबलडन, यानी कि जो आपका रहता है इसमें सिंगल्स जो होता है विंबलडन का विमेंस कैटेगरी में, ये खिताब जीतने वाली पहली ऑस्ट्रेलियाई महिला कौन बनी है। तो इसका देखिए आपका होगा एशले बार्टी। तो देखिए इन्होंने जो है 41 वर्षों में लगभग जो है इन्होंने जो विंबलडन का जो विमेंस का जो सिंगल्स टूर्नामेंट होती है, तो इसमें इन्होंने खिताब जीता हुआ है। और ये देखिए 41 वर्षों में जो है बाद ये ऑस्ट्रेलिया की कोई भी महिला खिलाड़ी जो बनी जीती हुई है ये। तो ये है आपका एशले बार्टी। नेक्स्ट देखिए कि ऑक्सफैम द्वारा जारी द हंगर वायरस मल्टीप्लास नामक एक रिपोर्ट के अनुसार जो है हर मिनट में कितने लोग भूख से मरते हैं। तो देखिए ऑक्सफैम के द्वारा जो है इन्होंने एक रिपोर्ट अभी जारी किया गया था, जिसका नाम आपका है द हंगर वायरस मल्टीप्लाइज, यानी कि जो हंगर वायरस है तो ये मल्टीप्लाई करते ही जाता है और हर साल जो है अधिक लोगों को मारता ही है। मतलब कोई भी दूसरे तरीके से, जैसे भूख से हो गया या फिर बीमारी से ही हो गया, लेकिन यहाँ पे जो है क्वेश्चन है आपका कि हंगर से यानी कि भूख से कितने लोग मरते हैं हर मिनट में। तो इसके आंकड़े के अनुसार इनके द्वारा जारी किया गया था, तो वो है आपका टोटल 11, यानी कि हर मिनट में टोटल ऐसे 11 लोग हैं कि जो भूख से मर जाते हैं। तो ये जो है शीर्षक जो रिपोर्ट इन्होंने जारी किया था जिसका नाम है द हंगर वायरस मल्टीप्लाई, तो हर मिनट 11 लोग जो है भूख से मर जाते हैं। और दुनिया भर में अगर हम बात किया जाए, जैसे अकाल जैसी जो कुछ परिस्थितियां जो आती है, तो उसका सामना करने वाले की संख्या भी जो है तो भी देखिए 2020 में जो है 6 गुना भी बढ़ गई है। और इसके साथ साथ में जो रिपोर्ट है आपका यहाँ पे, तो ये जो है आपका कोविड-19 का जो समय आया था तो उसमें और जो है स्थितियाँ बदतर हो गई थी, यानी कि कोविड-19 में और ज़्यादा ये बढ़ गए थे। तो ये तो इंडिविजुअल रिपोर्ट है आपका यहाँ पे कि जैसे हर मिनट में लोग 11 लोग जो हैं भूख से मर जाते हैं। नेक्स्ट देखिए कि वीरभद्र सिंह का जुलाई 2021 में निधन हो गया था। तो वो जो है किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे। तो ये देखिए क्वेश्चन जो है आपका ओबिच्योरी से है, इससे भी क्वेश्चन आपको पूछे आते हैं। तो देखिए जो वीरभद्र सिंह है, तो ये जो है हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके थे। तो ये भी इंपॉर्टेंट है आपका, ओबिच्योरी से भी ये क्वेश्चन आपका पूछा ही जाता है। नेक्स्ट देखिए कि द फोर्थ लायन एक्सिस एसेस फॉर ए गोपाल कृष्ण गांधी नामक पुस्तक का विमोचन जो है ये किया गया है। तो इसके लेखक कौन है। तो देखिए ये जो है आपका पुस्तक और लेखन से है, क्वेश्चन आपका इससे पूछे आते हैं। तो इसमें देखिए दिया आपका यहाँ पे द फोर्थ लायन एस इज फॉर गोपाल कृष्ण गांधी। तो ये देखिए पुस्तक अभी हाल ही में विमोचन किया गया। तो ये जो पुस्तक है, तो ये दो लोगों के द्वारा ये लिखा गया हुआ है। तो एक आपके है वेणु माधवन गोविंद, दूसरा आपके है श्रीनाथ राघवन। तो दोनों आपका हो जाएगा ए और बी। तो ये दोनों आप लोग टिक कर लेना, इसको याद कर लेना। पुस्तक और जो लेखक होते हैं इससे क्वेश्चन आपका एक क्वेश्चन पूछा ही जाते हैं। नेक्स्ट देखिए कि निम्नलिखित में से कौन टोक्यो ओलंपिक 2021 के समापन समारोह में जो है ध्वजवाहक होगा।
तो देखिए जो ओलंपिक गेम्स होते हैं तो उसमें जो है जैसे कंट्रीज होते हैं तो अपना एक वहाँ पे एक ध्वजवाहक होते हैं, यानी कि जो फ्लैग बियरर्स होते हैं, ओपनिंग सेरेमनी में भी और क्लोजिंग सेरेमनी होती है दोनों में ही। तो यहाँ पे जो है पूछा गया आपसे कि समापन समारोह में कौन होंगे ध्वजवाहक, तो ये आपका हो जाएगा दैट इज बजरंग पुनिया। तो ये तो आप लोग इम्पोर्टेंट है, याद रखना ही है जैसे समापन समारोह में। लेकिन देखिए जो ओपनिंग जो सेरेमनी हुई थी, जो ओलंपिक गेम्स अभी ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं आपके जापान में, तो उसमें है आपके हुए थे जैसे बॉक्सर एमसी मैरी कॉम और दूसरे आपके मनप्रीत सिंह। तो ये भी आप लोग याद रखना, ओपनिंग सेरेमनी में कौन फ्लैग बियर थे, एमसी मैरी कॉम आपका हो गया और दूसरे मनप्रीत सिंह। और क्लोजिंग सेरेमनी में कौन होंगे ध्वजवाहक, तो वह है बजरंग पुनिया। नेक्स्ट देखिए कि जुलाई 2021 में जो है उत्तराखंड के 11वें मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है। तो देखिए हाल ही में जो है अभी उत्तराखंड के जो है नए मुख्यमंत्री चुने गए हैं, जो कि ये 11वें मुख्यमंत्री होंगे। तो इनका नाम है पुष्कर कुमार सिंह धामी। तो ये देखिए ये जो है तीसरी बार हो चुका है इस साल, आपने देखा भी था। तीसरी बार जो है ये चेंज हो चुके हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, तो आप लोग इसको भी याद कर लेना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट देखिए कि नाथूराम गोडसे द द टू स्टोरी ऑफ गांधी असैसिनेशन पुस्तक का लेखक कौन है। तो देखिए जो पुस्तक अभी लॉन्च किया गया आपका, जिसका नाम है आपका नाथूराम गोडसे द ट्रू स्टोरी ऑफ गांधी जी असैसिनेशन, तो इसके पुस्तक के लेखक है वो है धवल कुलकर्णी। तो ये भी इम्पोर्टेंट है आपका। और इनका देखिए जो है और भी बहुत सारे इम्पोर्टेंट पुस्तक है आपके, आप लोग उनको भी याद कर लेना। इन्होंने जो है द कजिन्स ठाकरे, उद्धव राज एंड द शैडो ऑफ देयर सेनास, और साथ में जो है द बावला मर्डर केस, और इसके साथ में जो है एक इम्पोर्टेंट है आपका लव एंड क्राइम, लव लस्ट एंड क्राइम। तो ये जो है इन सभी चीज़ों ने इन्होंने के द्वारा ही लिखा गया हुआ है, तो ये आप लोग इनको भी याद कर लेना, जो कि ये फेमस ऑथर भी है। नेक्स्ट देखिए कि 24 अगस्त 2021 से शुरू होने वाले टोक्यो पैरालंपिक्स में भारतीय दल का ध्वजवाहक किसे नामित किया गया है। तो देखिए अभी जैसे कि ओलंपिक्स गेम्स चल रहे हैं आपके, और एक आपका होता है पैरालंपिक गेम्स भी। तो देखिए जो पैरालंपिक गेम्स है आपके, तो ये जो है आपका ओलंपिक गेम्स होते हैं तो उसी समय ये भी होते हैं आपके, उसके जस्ट उसके बाद होते हैं एक्चुअली में। तो आप लोग जो है इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ये आपका पैरालंपिक गेम्स है जो कि टोक्यो में ही ये भी ऑर्गेनाइज किए जा रहा है यहाँ पे। तो इसमें देखिए भारतीय दल का जो ध्वजवाहक होगा, तो वो कौन है, मतलब किसे नामित किया गया है, आपको ये बताना है यहाँ पे। तो इसका देखिए आपका होगा दैट इज मरियप्पन थंगवेलु। तो मरियप्पन थंगवेलु जो है ये इम्पोर्टेंट है आपका। और इन्होंने जो है पिछली बार जो हुआ था पैरालंपिक, तो इसमें इन्होंने जो है इसमें इन्होंने मेडल भी जीता था। नेक्स्ट देखिए कि कौन सा राज्य है लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए हेल्थ एटीएम स्थापित करने की योजना बना रही है। तो देखिए उत्तर प्रदेश की सरकार जो है इन्होंने एक एक नया इनिशिएटिव, इन्होंने अपना जो है अभियान शुरू करने का फैसला किया हुआ है। तो ये जो है हेल्थ एटीएम स्थापित करने की योजना ये बना रहे हैं यहाँ पे। और इसके थ्रू देखिए जो लोग होंगे एटीएम में जाके यहाँ पे जो है अपना जो प्राइमरी जो होते हैं, जैसे कि बॉडी मास इंडेक्स हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, इसके साथ में जो बॉडी में फैट कितना है, हाइड्रेशन है, पल्स रेट कितनी है, तो ये सारा चीज़ जो है यहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं इसमें। तो ये हेल्थ एटीएम जो है आपका ये स्थापित किए जाने की योजना जो है ये कहाँ पे किया जा रहा है, मतलब कौन से स्टेट के द्वारा किया जाएगा, तो यह है उत्तर प्रदेश है। नेक्स्ट देखिए कि संयुक्त राष्ट्र विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने अंटार्कटिका के लिए जो है 18.3 डिग्री सेल्सियस के एक नए अधिकतम तापमान का जो है रिकॉर्ड की इन्होंने पुष्टि की है। तो अंटार्कटिका महाद्वीप में देखिए जो पहले यानी कि जो WMA द्वारा जो सत्यापित जो पिछला रिकॉर्ड था, तो वो कितने डिग्री सेल्सियस का था, यह पूछा गया हुआ है। तो देखिए जो यूनाइटेड नेशन जो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है, तो इन्होंने जो है अंटार्कटिका के लिए जो इन्होंने टेम्परेचर जो मापा था यहाँ पे, इन्होंने एक रिकॉर्ड जो आंकड़ा जारी किया हुआ था, जो कि इन्होंने बताया था कि जो टेम्परेचर है तो वो जो 18.3 डिग्री सेल्सियस के एक अधिकतम तापमान का रिकॉर्ड जो है ये इतना हो चुकी है। तो पिछला बार देखिए जो रिकॉर्ड किए गए थे, तो वो था आपका दैट इज 17.5। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको नोट कर लेना। तो आप देख रहे हैं कि जो टेम्परेचर मतलब जो है यहाँ पे जो तापमान है अंटार्कटिका में भी, तो वो भी इंक्रीमेंट होते जा रही है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 17.5 तक पिछली बार, और इस बार जो हुआ है मतलब जो आंकड़े जो लेटेस्ट पब्लिश किए गए तो उसके अकॉर्डिंग 18.3 है। तो इसके चलते यहाँ पे देखिए टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, तो क्या होगा कि जो ग्लेशियर्स है वो पिघलेंगे, और इसके चलते जो स्तर है, जल स्तर है समुद्र का, वो भी बढ़ेंगे, मतलब जो ओशियंस है। तो इसके चलते जो छोटे छोटे जो शहर जो होंगे आसपास जो रीजन्स में होंगे, जो शोर रीजन में होंगे, तो वो उनके डूबने के चांसेस हो सकते हैं। तो इसीलिए जो है ये एक रिपोर्ट जो पब्लिश किया गया काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे जो है जरूर लोगों को सोचना चाहिए।
नेक्स्ट देखिए कि श्रीलंका ने दिसंबर 2021 के शुरुआत में बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन आयोजित करने का प्रस्ताव दिया है। तो इसमें से देखिए क्वेश्चन ये है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है बिम्स्टेक का सदस्य है। तो देखिए जो बिम्स्टेक है आपका, तो इसमें जो है अब बहुत सारे कंट्री जैसे पार्टिसिपेटिंग नेशन है इसके। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे ये याद रखना है कि बिम्स्टेक क्या है। तो बिम्स्टेक देखिए इसका फुल फॉर्म होता है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन। तो इसमें जो है टोटल 7 मेंबर्स है, मतलब टोटल 7 नेशंस है। उसमें आपका जैसे इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड और साथ में श्रीलंका। तो ये 7 मेंबर्स हैं इसके। तो इसमें देखिए आपका दिया हुआ है नेपाल, म्यांमार, पाकिस्तान या दोनों ए और बी। तो देखिए पाकिस्तान तो होगा नहीं इसमें, तो इसलिए आपका क्या होगा, नेपाल और म्यांमार भी है, तो दोनों ए और बी आपका हो जाएगा। और बाकी और कौन कौन से देश है, तो इसमें ये इंपॉर्टेंट है आपका इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड और श्रीलंका। नेक्स्ट देखिए कि विश्व हेपेटाइटिस दिवस 2021 की विषय वस्तु क्या है। तो देखिए जो विश्व हेपेटाइटिस है आपका, तो ये जो है हर साल मनाया जाता है और हर साल जो है ये 28 जुलाई को मनाई जाती है विश्व हेपेटाइटिस दिवस। तो इस बार का देखिए जो थीम है, थीम भी एक रखा जाता है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है आपका। इस बार का थीम रखा गया है कि हेपेटाइटिस कांट वेट। तो ये इम्पोर्टेंट है, आप लोग इसको याद कर लेना। और किस दिन मनाते हैं हम लोग, तो वो है आपका 28 जुलाई को। और देखिए जो 28 जुलाई है ये इसलिए चुना गया हुआ ये डेट, क्योंकि देखिए जो नोबेल पुरस्कार विजेता थे वैज्ञानिक डॉक्टर बारूक ब्लमबर्ग, तो इनका देखिए इस दिन जन्मदिन था। और क्यों इनका मनाया, मतलब क्यों जो है इस दिन को रखा गया था, इनका जन्मदिन था, क्योंकि देखिए इन्होंने जो है हेपेटाइटिस बी जो वायरस है, तो इसका इन्होंने खोज किया था इसका। और वायरस के लिए जो है एक नैदानिक परीक्षण करते हुए एक टीका इन्होंने विकसित किया हुआ था हेपेटाइटिस का। तो इसीलिए जो है हेपेटाइटिस विश्व हेपेटाइटिस दिवस 28 जुलाई को रखा गया हुआ है, तो मतलब कि मनाते हैं हम लोग हर साल। और इसके साथ में जो इम्पोर्टेंट है आपका जो थीम जो रखा जाता है विषय वस्तु, तो ये भी पूछा जाता है आपसे, तो आप लोग इसको भी याद रखना, हेपेटाइटिस कांट वेट। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि हिडलिन डियाज किस देश की पहली ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता बनी जिन्होंने महिलाओं की जो 55 किलोग्राम की श्रेणी जो है इन्होंने जीती। तो देखिए जो हेडलिन डियाज है, तो इन्होंने जो है ओलंपिक में अपना पहला स्वर्ण पदक जीता है, जो कि ये फिलीपींस की रहने वाली है। तो इन्होंने देखिए महिलाओं की जो 55 किलोग्राम का जो श्रेणी का जो कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया गया था, तो इसमें जो है इन्होंने स्वर्ण पदक जीती है। तो इस तरीके से इन्होंने एक इतिहास भी रच दिया है, और ये जो है फिलीपींस की ऐसी पहली महिला बन गई है कि जिन्होंने ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीती है। नेक्स्ट देखिए कि हाल के 25 वर्षों में जो विश्व में जो कृषि के जो व्यापार होते हैं, तो उसके रुझानों पर जो विश्व व्यापार संगठन यानी कि जो WTO है, तो इन्होंने जो है एक रिपोर्ट इन्होंने जारी किया हुआ है। तो इसके अनुसार भारत का रैंक क्या है। तो देखिए हाल ही में जो है विश्व व्यापार संगठन यानी कि जो WTO है, तो इनके द्वारा एक रिपोर्ट जारी किया गया था, जिसमें कि इन्होंने जो है विश्व में जितने भी कृषि के जो व्यापार होते हैं, जो कि 25 वर्षों का इन्होंने आंकड़ा जारी किया हुआ, तो इसमें से जो भारत का रैंक है, तो वो है 8वें नंबर पे है। तो ये रैंकिंग भी इम्पोर्टेंट है आपका, एग्जाम में आपको क्वेश्चन इसमें से पूछे ही जाते हैं। और देखिए जो भारत का अगर बोला जाए, मतलब वो जो है अब किस में ज़्यादा वो अपना निर्यात करता है, तो उसमें आपका चावल हो गया, सोयाबीन हो गया, कपास हो गया और मांस है, तो इन सभी चीज़ों का जो है वो निर्यात करते हैं। तो इस तरीके से भारत का जो रैंक है इसमें वो 8वें नंबर पे है। नेक्स्ट देखिए कि सनसिन ग्रुप ने किस देश में बाटम शहर के पास जो है दुनिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर फार्म बनाने की योजना बनाई है। तो देखिए जो सनसिन ग्रुप है, तो ये जो है इन्होंने एक अपना निर्णय लिया हुआ है कि ये जो है इंडोनेशिया शहर में जो है, इंडोनेशिया का जो बॉटम शहर है, तो ये जो है यहाँ पे दुनिया का सबसे बड़ा जो फ्लोटिंग सोलर पार्क है, फ्लोटिंग सोलर फार्म जो है, तो ये इसकी बनाने का ये योजना बना रहे हैं। तो सनसिन ग्रुप डेवलप मतलब बनाएगा इसको, और ये किस देश में ये बनाएंगे दुनिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर फार्म, तो ये है आपका इंडोनेशिया। तो क्वेश्चन आपका देखिए इसमें बहुत तरीके से पूछा सकते हैं। तो पहला तो आपका ये रहेगा कि विश्व का जो सबसे बड़ा जो फ्लोटिंग सोलर फार्म जो है, तो वो किस देश में बनेगा, तो आपका इंडोनेशिया हो जाएगा। और ये कौन डेवलप कर रहा, कौन बनाएगा इसको, तो वो है सनसिन ग्रुप। नेक्स्ट देखिए कि किसने एन ऑर्डिनरी लाइफ पोर्ट्रेट ऑफ एन इंडियन जनरेशन नामक एक पुस्तक लिखी है। तो देखिए हाल ही में जो है पुस्तक लिखा गया हुआ है आपका एन ऑर्डिनरी लाइफ पोर्ट्रेट ऑफ एन इंडियन जनरेशन। तो ये देखिए लिखा गया है अशोक लवासा के द्वारा। और ये जो है जैसे कि पहले चुनाव आयोग भी है रह चुके हैं, तो ये भी इम्पोर्टेंट है आपका ऑर्डिनरी लाइफ पोर्ट्रेट ऑफ एन इंडियन जनरेशन। तो ये है अशोक लवासा के द्वारा ये लिखा गया हुआ है। तो ये बुक्स एंड ऑथर्स का क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट रहता है, तो आप लोग इसको याद कर लेना।
नेक्स्ट देखिए कि जुलाई 2021 में किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी कि जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, तो इसके लिए जो है रूपरेखा समझौते की पुष्टि की है। तो देखिए हाल ही में जो है स्वीडन ने भी जो है जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, जिसमें कि इसमें देखिए 100 अधिक देशों से भी बहुत सारे देशों का संगठन है, जिसमें कि भारत जो है इसका जो स्टार्टिंग किया था, मतलब भारत ने ही जो इसका आयोजन किया, मतलब शुरुआत किया था इसने। और ये जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, तो इसमें देखिए वही सारे देश आते हैं, मतलब जो पार्टिसिपेट किए थे स्टार्टिंग में, कि जिनका जिनके पास जो है सोलर एनर्जी काफी ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट है, मतलब सोलर जो सनशाइन जो होती है तो वो सबसे ज्यादा समय तक रहती है। अब जैसे जितने भी इक्वेटर पे जो कंट्री है और आसपास के जितने भी कंट्री है आसपास में, तो वो सारे लोग जो है इसमें शामिल है। लेकिन बाद में जो है इसमें कुछ चेंजेस किए गए थे, इसमें भी अमेंडमेंट्स किए गए थे इंटरनेशनल सोलर अलायंस का जो फ्रेमवर्क है। तो इसमें कुछ अमेंडमेंट के बाद जो है कुछ ऐसे देशों को भी शामिल किया गया है इसमें, कि जो लोग इसमें इच्छुक है और जो लोग सोलर अलायंस को बढ़ावा देना चाहते हैं, तो वो भी इसके पार्टिसिपेटिंग मेंबर बन सकते हैं। तो इसके बाद देखिए जो हुआ था संशोधन, तो उसके बाद से जो है बहुत सारे देश ने जो है रेटिफिकेशन अपना देना शुरू कर दिया है, तो जिसमें कि स्वीडन ने भी अपनी दी हुई है, समझौता की पुष्टि इन्होंने भी कर दिया है। तो ये भी आपका इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन आपका। नेक्स्ट देखिए कि किस शहर के काकटिया रुद्रेश्वर, जिसे कि रामपा मंदिर भी बुलाता है, तो इसको जो है यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में अंकित किया गया है। तो देखिए हाल ही में जो है विश्व धरोहर समिति की जो 44वें जो सत्र का जो आयोजन किया गया था, तो इसमें जो है इन्होंने एक घोषणा किया था कि जैसे कि जो काकटिया जो रुद्रेश्वर मंदिर है, और ये देखिए ये तेलंगाना में स्थित ये मंदिर है, तो इसको जो है अब यूनेस्को की विश्व धरोहर के स्थल में भी जो है सूचित में नाम डाल दिया गया है। तो अब इस तरीके से देखिए टोटल जो यूनेस्को के जो विश्व धरोहर की जो सूची में जो लिस्ट है, तो ये अब बढ़ के हो चुका है 39। तो ये भी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन आपका, तो ये आप लोग याद रखना, ये है 39 नंबर पे होगा ये। नेक्स्ट देखिए कि नाइजीरिया ने अक्टूबर 2021 में अपनी खुद की क्रिप्टो करेंसी लॉन्च करने की योजना बनाई है, तो इसका नाम क्या होगा। तो देखिए नाइजीरिया की जो सरकार है, तो इन्होंने जो है एक घोषणा की है कि ये जो है अपना खुद का एक क्रिप्टो करेंसी लॉन्च करेंगे। और देखिए इस क्रिप्टो करेंसी का जो नाम इन्होंने रखा हुआ है, तो वो है ई नायरा। तो क्रिप्टो करेंसी क्या होती है, तो देखिए क्रिप्टो करेंसी आप जैसे जानते हैं बिटकॉइन आपने नाम सुना होगा, तो जो कि काफ़ी फेमस है। तो इस तरीके से और भी बहुत सारे ऐसे क्रिप्टो करेंसी है जिनका जो है ब्लॉकचेन में यूज़ किया जाता है, और इसके ऊपर में ट्रेड भी की जाती है, और एज ए पेमेंट के रूप में भी जो है बहुत सारे जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो वो भी इसको एक्सेप्ट करते हैं, जैसे कि बिटकॉइन टेस्ला पहले एक्सेप्ट करती है पेमेंट के रूप में। तो इस तरीके से क्रिप्टो करेंसी जो है आपके डिजिटल करेंसी होते हैं एक्चुअली में। तो नाइजीरिया की जो सरकार है, तो इन्होंने अपना जो है इन्होंने स्टेप लेते हुए करेंसी लॉन्च करने की योजना बनाई है। तो बस आपको नाम यहाँ पे याद रखना है कि इन्होंने नाम इसका रखा हुआ ई नायरा। और इसमें देखिए जो ऑप्शन आपका दिया हुआ है, जैसे पोल्का डॉट है, आपका यूनिस्वैप है, सोलाना है, तो ये ऑलरेडी जो है क्रिप्टो करेंसी, मतलब ये जो है लॉन्च हो चुके हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट मतलब कि जो भी इसके डेवलपर है तो उन्होंने बना दिया है यहाँ पे। तो ऑप्शन देख के भी आप लोग जो है इसको एलिमिनेट कर सकते हैं अगर जो लोग क्रिप्टो करेंसी के बारे में जानते होंगे या फिर ट्रेड करते होंगे तो। नेक्स्ट देखिए कि किस राज्य ने राज्य भर में 4000 बस्तियों को जो है राजस्व ग्राम का दर्जा देने की प्रक्रिया शुरू की है। तो देखिए उड़ीसा की जो सरकार है, तो इन्होंने जो है राज्य भर में लगभग 4000 जो बस्तियां जो होंगे, तो उनको जो है राजस्व ग्राम का दर्जा देने की प्रक्रिया इन्होंने शुरू की है। तो ये भी आपका काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको याद कर लेना। तो ये तो थे आपके जुलाई 2021 के सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। तो आपको कैसा लगा ये लेक्चर, आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। और देखिए जो करंट अफेयर का पीडीएफ आपका होगा, जो कि जुलाई 2021 तक का प्रीवियस जो 1 ईयर के कवर किए गए हैं, तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो आप लोग जो है वहां से जाके करंट अफेयर को पीडीएफ को आप लोग बाई कर सकते हैं, और आपका जो भी एग्जामिनेशन अभी आने वाले हैं आपके, तो उन सभी के लिए आपका ये काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। और बाकी के जो करंट अफेयर रहेंगे आपके आने वाले मंथ का, तो वो जो है आपका एज इट इज आपको मिलते रहेंगे। तो आप लोग जो है उसके लिए बने रहना हमारे चैनल के साथ में, हम आपको इसी तरीके से क्वालिटी वाइज कंटेंट आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।